जम्मू कश्मीर में पिछले एक महीने से ज़्यादा हो गया और सरकार जो है अपना काम कर रही है। इलेक्शंस 10 साल के लंबे वक्फे के बाद हुए, लेकिन 90 सीट्स के जम्मू कश्मीर असेंबली में 2 सीट्स अभी भी वेकेंट है, जिसमें एक सीट बडगाम की है और दूसरी नगरोटा की। अब इन 2 सीट्स के साथ क्या होगा? जो लोग इलेक्शंस को, गवर्नेंस को, सियासत को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, उन्हें ये मालूम है कि जब कोई सीट वेकेंट हो जाती है और यहाँ सरकार एक तरफ से चल रही होती है तो उन सीट्स पे जो है बाय इलेक्शन होते हैं, यानी एक बार फिर से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, फिर चाहे वैकेंसी की वजह कुछ भी हो। 2 सीट्स जो बडगाम और नगरोटा की वेकेंट हुई वो इस वजह से हुई। पहली सीट की बात करें तो बडगाम, जो कि उमर अब्दुल्ला ने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन 2 जगह से लड़ा जा सकता है, लेकिन बाद में एमएलए सिर्फ एक जगह से ही रहा जाता है, तो उन्होंने गांदरबल और बडगाम से इलेक्शन लड़ा और गांदरबल की सीट उन्होंने रिटेन की और बडगाम की सीट जो है उन्होंने छोड़ दी। और ये फैसला उन्होंने 21 अक्टूबर को लिया, जब हल्फ बर्दारी की रस्म जो है वो निभाई गई। उसके साथ दूसरी सीट जो नगरोटा की थी, जहां से भारतीय जनता पार्टी के दविंदर राणा जो है उन्होंने इलेक्शन जीता था, और वो सीट जो वेकेंट हो गई क्योंकि उनका इंतकाल हो गया, और वो सीट 31 अक्टूबर 2024 को जो है वेकेंट हो गई। अब जो सेक्शन 151A है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत जो भी सीट वेकेंट हो जाती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर उस जगह पे जो है बाय इलेक्शन का प्रोसेस हो जाना चाहिए। यानी जिस डेट से वो वेकेंट हो गई उसके 6 महीने के अंदर जो है वो बाय इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो हो जाना चाहिए। और तो इसी के चलते जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 20 अप्रैल 2025 से पहले हम इन 2 सीट्स पे, इन 2 वेकेंट सीट्स पे जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। अब मैं इन 2 सीट्स के बारे में आपको कुछ बता दूं। सबसे पहले बडगाम सीट की बात करते हैं। 2 जगह उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन लड़ा, एक गांदरबल जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ट्रेडिशनल सीट रही है, या ऐसा कहें कि अब्दुल्ला फैमिली की ट्रेडिशनल सीट रही है, जहां से अब्दुल्ला फैमिली ने कई बार इलेक्शन लड़ा है, फिर चाहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो और उमर अब्दुल्ला हो। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बडगाम सीट में भी इलेक्शन लड़ा। बडगाम सीट जो है आगा फैमिली काफ़ी वक्त से रिप्रेजेंट करती है। आगा मेहदी वहाँ से एमएलए बने, उसके बाद उनके फर्जंद आगा रूहुल्ला ने 3 बार वो कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे रिप्रेजेंट की है। लेकिन चूंकि इस बार आगा रूहुल्ला जो है श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर पार्लियामेंट है, तो उन्होंने वो वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो किसी और को वहाँ से इलेक्शन लड़ना था। अब बडगाम सीट के हवाले से 2 बातें इलेक्शन के वक्त काफ़ी जो है गश्त कर रही थी। पहली ये कि कहा जाता था उमर अब्दुल्ला जो हैं काफ़ी अनसर्टन है गांदरबल सीट को के हवाले से, कि उन्हें शायद ऐसा जहन में लग रहा है कि शायद वो गांदरबल सीट से जो है इलेक्शन हार जाएंगे, और इसीलिए वो जो है उन्होंने बडगाम सीट का रुख किया, जो काफ़ी कंपैरेटिवली सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम उस प्रोसेस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे तो एक और चीज़ सामने आई, वो ये थी कि इंटरनल टेंशन थी बडगाम सीट के हवाले से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में से कौन रिप्रेजेंट करेगा बडगाम सीट को। तो आगा रूहुल्ला जो 3 बार वहाँ से एमएलए रहे हैं वो तो है नहीं, तो उनके बाद कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए वो फैसला जो है पार्टी की हाई कमांड पे छोड़ा गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट खुद मैदान में आए और उन्होंने खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ा। फिर ऐसी भी बात सामने आ रही थी कि उमर अब्दुल्ला 2 सीट्स में से जिस जगह ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीतेंगे वो वही सीट को रिटेन करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जबकि गांदरबल उन्होंने 5000 के आसपास के मार्जिन से जीता, लेकिन बडगाम वो 18000 के मार्जिन से जीते, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल सीट को जो है तरजीह दी और बडगाम को जो है छोड़ दिया। अब बडगाम सीट के हवाले से ये और चीज़ कि क्या बडगाम सीट अब फैमिली पॉलिटिक्स से बाहर आएगी? इससे पहले आगा फैमिली जो है इसे रिप्रेजेंट करती आ रही है, तो क्या आगा फैमिली में से ही कोई है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट से वहाँ से लड़ेगा? उस पर भी एक सवालिया निशान है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आगा फैमिली से ही एक और कैंडिडेट था, लेकिन वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सीट से जो है टिकट पे जो है उस सीट से लड़ रहे थे आगा मुंतज़र मेहदी। लेकिन अब ये भी एक सवाल है, और साथ ही साथ ये एक बड़ी बात भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बड़े लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल दोनों ने इलेक्शन नहीं लड़ा है। तो क्या हम देख सकते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल जो है बडगाम सीट को रिप्रेजेंट करेंगे? उस सब पे एक सवालिया निशान है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन कैंडिडेट रहेगा। अब रुख करते हैं नगरोटा सीट की ओर। नगरोटा सीट जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2014 में, तब भी दविंदर सिंह राणा ने ही जीती थी, लेकिन तब दविंदर सिंह राणा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे और
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट से वहाँ टिकट से वहाँ उस सीट पे लड़ रहे थे और 3 से 4 हज़ार के मार्जिन से जो है वो इलेक्शन जीते थे। वो उनका पहला डेब्यू था एज एमएलए। उससे पहले जो है वो एमएलसी रह चुके थे। उसके बाद इस बार जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी 2 साल पहले जो है ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी की टिकट से वो वहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे और जम्मू कश्मीर में वो हाईएस्ट मार्जिन से जो है इलेक्शन जीते हैं। यानी वो एक लौते एमएलए थे जिन्होंने इतने बड़े मार्जिन से जो है इलेक्शन जीता था और किसी सीट को रिप्रेजेंट किया था। 30,000 32,000 का मार्जिन था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को उन्होंने हराया था। उसके बाद सडन डेथ उनकी हो गई। वहाँ भी अब यह सवालिया निशान बनता है कि क्या जो उनकी फैमिली है वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली है, तो क्या उनकी जो बेटी है जो एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या वो उस सीट को रिप्रेजेंट करेंगे या भारतीय जनता पार्टी का कोई और शख्स जो है वो आके उस सीट से लड़ेगा? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, देवेंद्र राणा की इमेज नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी पॉजिटिव मानी जाती है। आप नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में देवेंद्र राणा के बारे में बात करें तो यूजुअली आपको पॉजिटिव बात ही सुनने को मिलती है। उसके साथ साथ अब ये इस बात पे सवालिया निशान है, क्या उनकी फैमिली वहाँ आएगी या कोई और भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा। अब ये इलेक्शन जो कि 20 अप्रैल से पहले होने जा रहा है, इसमें एक और लिंक जो काफ़ी क्लोजली देखा जाता है वो ये है कि बडगाम सीट हो या नगरोटा सीट हो, 2 जगह पे तो जो शख्स थे वो दोनों ही बहुत ही करीबी दोस्त भी थे एक वक्त पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का लंबे वक्त तक हिस्सा रहे देवेंद्र सिंह राणा जब अलग हुए तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला और उनके बीच कुछ अनबन हुई, लेकिन जब हाल ही में उनका इंतकाल हुआ तो उमर अब्दुल्ला यहाँ से जम्मू गए, उनके घर गए और जो है उस ताज़ियत का हिस्सा बने। उसके साथ जब असेंबली में उमर अब्दुल्ला ने ऑबिचुरी रेफरेंस तीसरे दिन असेंबली के अपनी तकरीर की तो उसमें उन्होंने खसूसी तौर पे देवेंद्र सिंह राणा का जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि देवेंद्र इतना बीमार है तो शायद मैं अपनी जो रंजिश है, जो पर्सनल हमारी कॉन्फ्लिक्ट है, उसे भूल के उनके पास जाता और उनसे बात ज़रूर करता और उनकी खबर अतर ज़रूर पूछता, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो इतने बीमार है। तो ये एक कड़ी जो है इन 2 सीट्स में ये एक लिंक भी देखने को मिलता है। लेकिन अब एक बार फिर इस क्रक्स ऑफ द स्टोरी में आपको बता दूं कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 20 अप्रैल 2025 तक इन 2 सीट्स पे इलेक्शन करने जा रहा है। लेकिन आगे क्या होगा, क्या फैमिली से बाहर ये सीट जाएगी, क्योंकि दोनों जगह फैमिलीज का काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है, या अलग अलग पार्टीज जो हैं वो इसमें सामने आएंगे और पार्टी के अलग लोग जो हैं वो इसमें सामने आएंगे, वो देखना बाकी है। वो खबर जो है वो भी हम अब तक पहुंचाते रहेंगे जब इस हवाले से कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।